अच्छा, मैं एक सवाल आपसे कहूँगा कि आप एस जयशंकर जी आपके सामने बैठे हुए हैं, तो आप उनसे कोई एक सवाल करना चाहें। मैं अजय शंकर जी को बहुत ही जीनियस इंसान मानती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास हर सवाल का जवाब है, उनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। उनके पास शायद कोई जादू की छड़ी है जो घुमाते हैं और सब ओके हो जाता है और ओके ओके कर देते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हाजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है अजय शंकर से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला दोस्त या फिर भाई बहन स्टेट PCS की तैयारी कर रहा है तो स्टडी IQ के नए इनिशिएटिव PCS सारथी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट के 2 पावर सेंटर हैं। पहले हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल और दूसरे हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। ये दोनों लेजेंड स्वभाव से जितना शांत रहते हैं, इनके प्रैक्टिकल डिसीजंस उतने ही एक्सप्लोसिव होते हैं। अपने ऐसे ही कुछ एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट्स के लिए डॉक्टर एस जयशंकर साल भर से दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाल ही में वो UNGA की एक बेहद इंपॉर्टेंट समिट खत्म करके भारत वापस लौटे हैं। उनके 11 दिन की वॉशिंगटन विजिट और इस दौरान उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक उनकी इस मीट के आउटकम आने वाले समय में इंडियन फॉरेन पॉलिसी में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। जिनको ये नहीं पता कि इस मीटिंग में इतना क्या खास हुआ, उनके लिए हम कुछ देर में इस विजिट से कुछ स्पेशल मूवमेंट्स को डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि जब से एस जयशंकर जी ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का पद संभाला है, तब से इंडिया के लिए इस तरह के माइलस्टोन्स आम बात हो गई है। उन्होंने इंडियन फॉरेन पॉलिसी की रूल बुक्स को पूरी तरह बदल दिया है। उन्होंने इंडिया के दशकों पुराने डिफेंसिव पोस्चर को रिप्लेस करके इंडियन फॉरेन पॉलिसी को एक कैलकुलेटेड एग्रेशन अडॉप्ट करना सिखाया है। आज इंडियंस टू इंडियंस, यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तक भी इनकी तारीफ करते हुए नहीं थकते। आज जब कोई देश एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात करता है तो वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एग्जाम्पल देता है, जिसके महानायक सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर एस जयशंकर ही हैं। डॉक्टर जयशंकर का करिश्मा ही है कि आज कोई भी पावर इंडिया के आगे उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचता है। जो लोग कहते थे कि इंडिया किसी सुपर पावर के आगे नहीं टिक सकता है, एस जयशंकर उनके लिए एक जीता जागता उदाहरण है। सोशल मीडिया पर कई लोग तो आज डॉक्टर जयशंकर को फ्यूचर PM बनाने तक की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप और हम जैसे लोग ज्यादा से ज्यादा उनकी स्टेटमेंट्स को ही देख या सुन पाते हैं। उनका कितने सालों का हार्डवर्क और एक्सपीरियंस छुपा हुआ है, इस चीज का अंदाजा शायद हम लगा भी नहीं सकते। और आज की वीडियो में हम इसी कोशिश में आपको द एस जयशंकर की जर्नी से रूबरू कराएंगे। आज हम आपको डॉक्टर एस जयशंकर बनने की एक कहानी सुनाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से और UPSC मेंस के GS2 के सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा जरूरी है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना UPSC प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ। मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी UPSC का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा। एंड जस्ट टू मेंशन, ये प्राइस लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों, इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 6 अक्टूबर है और क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करके अपनी UPSC की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी IQ के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बात से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं।
चलिए शुरू से शुरू करते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर का जन्म 5 जनवरी 1955 को न्यू दिल्ली में एक तमिल फैमिली में हुआ। उनकी मदर सुलोचना सुब्रमण्यम एक हाउसवाइफ थी और उनके फादर के सुब्रमण्यम एक इंडियन फॉरेन पॉलिसी के प्रोमिनेंट स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट थे। इनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसने इंडियन फॉरेन पॉलिसी में महारत हासिल करी हुई थी। आपको बता दें कि के सुब्रमण्यम का इंडिया की सिक्योरिटी और न्यूक्लियर पॉलिसी को शेप करने में बहुत की कंट्रीब्यूशन रहा। वो आईडीएसए के सेकंड डायरेक्टर होने के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट की बहुत सी प्रोमिनेंट कमिटीज जैसे कि कारल रिव्यू कमेटी को हेड भी किया। यानी एस जयशंकर से पहले उनकी एक पीढ़ी भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी में बहुत अहम कंट्रीब्यूशन दे चुकी थी और एस जयशंकर भी आज अपनी फैमिली की उसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। उनके खुद का लाइफ टाइम एक्सपीरियंस भी कुछ कम थ्रिलिंग नहीं रहा है, लेकिन उस पर आने से पहले आइए उनकी एकेडमिक जर्नी पर एक नजर डालते हैं। तो दोस्तों, इनकी अर्ली स्कूलिंग न्यू दिल्ली में इंडियन एयरफोर्स के स्कूल में हुई। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप मोस्ट कॉलेज सेंट स्टीफन से केमिस्ट्री ऑनर्स में करी, लेकिन उसके बाद साइंस के सब्जेक्ट्स में उनकी रुचि खास नहीं रही। दोस्तों, अगर आपने दिल्ली मेट्रो में सफर किया है तो आप जानते होंगे कि मेजेंटा लाइन पर आईआईटी दिल्ली और मुनेरिका यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का मेट्रो स्टेशन एक दूसरे से बहुत नजदीक है। आपको बता दें कि इन दोनों यूनिवर्सिटी की नजदीकी डॉक्टर एस जयशंकर की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बनी। जी हाँ दोस्तों, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। वो खुद एक इंटरव्यू में इस किस्से को बताते हुए कहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद वो आईआईटी दिल्ली में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन लेने गए, लेकिन तभी उनको आईआईटी से ज्यादा भीड़ जेएनयू में दिखाई दी और इसी वजह से उन्होंने सीधा जाकर जेएनयू में पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले लिया। जब उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा तो उन्हें ये रियलाइज हुआ कि वो कई महीनों का सिलेबस कुछ ही हफ्तों में खत्म कर सकते हैं। उनकी रुचि इस फील्ड में बहुत ज्यादा बढ़ गई। हालांकि उनकी फैमिली ने उनके इस डिसीजन को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया, लेकिन इन टफ सर्कमस्टेंसेस के बावजूद उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया। वो आज भी कई इंटरव्यूज में कहते हैं कि सुनने में भले ही ये क्लीशे साउंड करे, लेकिन असल लाइफ में इसकी बहुत प्रैक्टिकल सेंस है। वो कहते हैं कि यदि आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लें तो आपको उसमें एक्सेल करने से कोई नहीं रोक सकता, और एस जयशंकर खुद इसका एक लाइव एग्जाम्पल है। खैर, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स करने के बाद जेएनयू से ही इंटरनेशनल रिलेशंस में एमफिल और पीएचडी परस्यू की। दोस्तों, जाहिर है कि इन सभी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस की डॉक्टर जयशंकर की पर्सनालिटी को निखारने में एक अहम भूमिका रही, जो आज तक उनके कैरेक्टर और स्टाइल में साफ झलकती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया और 1977 में उन्होंने इंडियन ब्यूरोक्रेसी की वन ऑफ द प्रोमिनेंट सर्विसेज इंडियन फॉरेन सर्विसेज को ज्वाइन किया। यहीं से उन्होंने डिप्लोमेसी की दुनिया में कदम रखा। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि इस दौर में इंडिया इमरजेंसी के एक डार्क पीरियड से बाहर निकल रहा था। ऐसे माहौल में जाहिर है कि इंडियन डिप्लोमेट्स के सर पर डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया की क्रेडिबिलिटी को फिर से बिल्ड करने का एक बेहद टफ टास्क था। डॉक्टर जयशंकर ने इस नए माहौल में अपने पांव जमाने के साथ साथ इस मिशन को पूरा करने की भी भरसक कोशिश की। और वो कैसे, आइए देखते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर की इनिशियल पोस्टिंग्स 3rd और 2nd सेक्रेटरी के रूप में मॉस्को में हुई। इसके बाद 1985 में वो 1st सेक्रेटरी के रूप में यूएसए गए। इन कोल्ड वॉर के राइवल्स के बीच इंडिया के इंटरेस्ट को किस तरह बैलेंस करना है, ये वो अपनी इन शुरुआती पोस्टिंग्स में बहुत अच्छे से सीख गए। इसके बाद 1988 में उनको श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स के पॉलिटिकल एडवाइजर के रूप में भेजा गया। उस समय श्रीलंका को लेकर इंडियन गवर्नमेंट के नैरेटिव्स और असल फैक्ट्स में एक सिनर्जी नहीं बन रही थी, जिस वजह से यहां भी इंडिया की क्रेडिबिलिटी को बहुत चोट पहुंची। श्रीलंका के फेलियर से उनकी साइकी पर एक गहरा इफेक्ट हुआ। आगे आने वाले सालों में उन्होंने अपने इस एक्सपीरियंस को यूज करते हुए इस चीज को एंश्योर किया कि इंडियन गवर्नमेंट और उनके डिप्लोमेट्स के बीच हर कीमत पर एक कोऑर्डिनेशन जरूर बना रहे। खैर, 1990 से 1995 के बीच उन्होंने इंडिया में चल रहे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्मोइल को क्लोजली स्टडी किया, और वहीं दूसरी तरफ वो दुनिया को ये यकीन दिलाते रहे कि इंडिया में सब कुछ एकदम ठीक है। 1996 में उनकी पोस्टिंग टोक्यो में भी हुई। यहां आपको याद दिला दें कि 1998 में इंडिया ने अपना 2nd न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इसके बाद पूरी दुनिया के साथ साथ जापान भी इंडिया के खिलाफ हो गया था, लेकिन डॉक्टर जयशंकर के एफर्ट्स के चलते जापानीज पीएम योशिरो मोरी इंडियन विजिट पर आए, जिसके बाद दोनों कंट्रीज के रिलेशंस में सुधार होने लगा। उस समय जापानीज पॉलिटिक्स में शिंजो आबे का राइज हो रहा था। कहा जाता है कि शिंजो आबे के पोटेंशियल को रियलाइज करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ही उनको उस समय इंडियन गवर्नमेंट से इंट्रोड्यूस कराया था। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अब तक वो डिप्लोमेसी की दुनिया में 2 दशक बिता चुके थे।
इस समय एक नई सेंचुरी भी करवट ले रही थी। ऐसे में 21st सेंचुरी की नीड्स के अकॉर्डिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी को रिफ्रेम करने की भी जरूरत थी। कोल्ड वॉर के कोलैप्स के बाद ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर भी बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रहा था। यूएस की यूनिपोलैरिटी का कोई चैलेंजर नहीं था। वहीं इंडिया ने भी उसी समय अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था, जिसकी वजह से यूएसए इंडिया को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में शामिल करना चाहता था। लेकिन डॉक्टर जयशंकर को यह जरा भी मंजूर नहीं था। डॉक्टर जयशंकर अपने एक्सपीरियंस से ये जान चुके थे कि यूएसए इंडिया का इनॉर्मस पोटेंशियल देख पा रहा है और इसीलिए वो कुछ भी करके उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए तब उनको केवल एक ही सॉल्यूशन नजर आया और वो था लाइक माइंडेड रीजनल अलाइज के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना। लेकिन वो ये भी जानते थे कि उस समय इंडिया के लिए यूएस की गुड बुक्स में रहना बहुत जरूरी था। 2004 से 2007 के बीच जब उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अमेरिकाज डिवीजन के जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में चुना गया, तब उन्होंने सबसे पहले इसी डायरेक्शन में काम करना शुरू किया। दोस्तों, पोखरान 2 के बाद इंडिया और यूएसए के रिलेशंस अपने वर्स्ट फेज में थे। उस दौर में यूएसए से अपने न्यूक्लियर स्टेटस को रिकॉग्नाइज कराकर दोनों देशों के बीच एक सिविल न्यूक्लियर डील साइन कराना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने अपनी शार्प डिप्लोमेटिक स्किल्स की छड़ी घुमाई और बैक चैनल नेगोशिएशंस के जरिए इम्पॉसिबल सा दिखने वाला ये टास्क भी सक्सेसफुली कर दिखाया। दोस्तों, सुनने में जितना आसान लगता है ना, यूएसए के साथ ग्राउंड लेवल पर डील करना उसका 1% भी आसान नहीं था। तो दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि डॉक्टर जयशंकर का यूएस के साथ डील करने का एक्सपीरियंस बहुत पुराना है। खैर, यूएस की गुड बुक्स में आने के बाद उन्होंने अपने प्लान बी पर काम करना शुरू किया। प्लान बी था रीजनल कंट्रीज के साथ इंडिया के टाइज को स्ट्रेंथन करना। इस प्लान का एक अहम पहलू चाइना भी था। दोस्तों, चाइना से पहले कुछ समय उन्होंने सिंगापुर में हाई कमिश्नर के रूप में बिताया। सिंगापुर में उन्हें इंडिया के लिए इनॉर्मस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही थी। इसी के चलते उन्होंने दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट को इनेबल किया। इसके चलते इंडियन बिजनेसेस सिंगापुर में बहुत तेजी से फ्लरिश हुए और यही कारण है कि आज सिंगापुर इंडिया के एफडीआई का वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बन चुका है। इसके बाद उनका एंगेजमेंट चाइना के साथ शुरू हुआ। आपको बता दें कि वो चाइना में इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर रहे। 4.5 इयर्स के टेन्योर के दौरान उन्होंने इंडिया और चाइना के इकोनॉमिक, ट्रेड और कल्चरल रिलेशंस के साथ साथ बॉर्डर पर पीस को भी एक्टिवली पुश किया। लेकिन उन्होंने चाइना को यह साफ कर दिया था कि रिलेशंस केवल तब तक फ्लरिश करेंगे जब तक चाइना इंडिया के कोर इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करेगा। इंडिया और चाइना की इकोनॉमिक रिलेशनशिप को लेकर वो हमेशा से ही सपोर्टिव रहे हैं, लेकिन उसी के साथ चाइना को लेकर उन्होंने हमेशा एक कॉशियस अप्रोच अडॉप्ट किया। वो डॉक्टर जयशंकर ही थे जिन्होंने चाइना की जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को सेपरेट वीजा की पॉलिसी को खत्म कराया। डोकलाम, अक्साई चिन्ह और अरुणाचल प्रदेश में भी उन्होंने चाइना के इंसर्शंस के साथ कुछ इसी तरह डील किया। उसी तरह वो पाकिस्तान पर भी बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो दोनों देशों के कम्युनिकेशन चैनल्स को हमेशा ओपन रखने पर स्ट्रेस करते हैं। खैर, चाइना के बाद 2013 में वो यूएसए में इंडियन एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किए गए। इस दौरान यूएस प्रेसिडेंट ओबामा और इंडियन गवर्नमेंट को क्लोज लाने में भी उनकी अहम भूमिका रही। तो कुल मिलाकर उन्होंने लगभग 38 इयर्स के डिप्लोमेटिक टेन्योर में अपनी नेगोशिएशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंडिया के इंटरेस्ट के लिए बेहद सटीक तरीके से यूटिलाइज किया। दोस्तों, अपने इस एक्सीलेंट रिकॉर्ड के बाद अब वो इस प्रेस्टिजियस डिप्लोमेटिक करियर के एंड स्टेज पर पहुंच चुके थे। लेकिन पीएम मोदी को इनका रिटायरमेंट मंजूर नहीं था। जब पीएम मोदी 2014 में पहली बार पीएम बने तब उनके पास एक्सटर्नल और डिफेंस अफेयर्स के मामले में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं थी। इसीलिए उनको इन फील्ड्स के एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपर्ट्स की जरूरत थी। ऐसे में जब भी डॉक्टर जयशंकर के रिटायरमेंट की डेट नजदीक आती थी तो नरेंद्र मोदी उसको एक्सटेंड कर दिया करते थे। 2015 में मोदी गवर्नमेंट ने आते ही सबसे पहले उनको इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी के पद पर 2 साल के लिए अपॉइंट किया। जब भी टेन्योर खत्म होने वाला था तब उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन और दिया गया, किंतु जब ये लिमिट भी एग्जॉस्ट हो गई तो उन्हें रिटायर होना पड़ा। अपने कूलिंग पीरियड के दौरान उन्होंने टाटा सन्स ग्रुप को उनके ग्लोबल कॉर्पोरेट अफेयर्स के हेड के रूप में ज्वाइन किया। लेकिन 2019 में जब मोदी गवर्नमेंट फिर से सेंटर पर आई तब उन्होंने डॉक्टर जयशंकर को फाइनली देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर कभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें देश के वन ऑफ द हाईएस्ट पॉलिटिकल पोजीशंस के लिए हैंडपिक किया गया। इस अपॉइंटमेंट के बाद उन्होंने पीएम मोदी के होम स्टेट गुजरात से ही राज्यसभा की सीट भी हासिल की। दोस्तों, आइए आपको इनके अपॉइंटमेंट से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाते हैं।
ये डॉक्टर जयशंकर ने हाल ही में अपने यूएस विजिट के दौरान डिस्कस किया था। हुआ यूं कि फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी की डेथ के बाद एक दिन पीएम मोदी ने डॉक्टर जयशंकर को सरप्राइज फोन कॉल किया और डॉक्टर जयशंकर से कहा कि हम आपको इंडिया के नेक्स्ट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में चुनना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमें दुनिया को दिखाना है कि इंडिया कभी भी किसी के सब्जुगेशन को नहीं सहने वाला। इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। डॉक्टर जयशंकर ने यह ब्रीफ सुना और कहा, वी विल डू इट सर। और यहीं से इन दोनों लीडर्स ने ज्यादा शब्दों के लेन देन किए बिना ही एक दूसरे के मैसेज को समझ लिया। इसलिए कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे की थिंकिंग को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दोस्तों, पीएम मोदी अक्सर उन लोगों को प्रेफर करते हैं जिनके एक्शंस उनके वर्ड से ज्यादा बोलते हैं, और डॉक्टर जयशंकर इस इक्वेशन में एकदम फिट बैठते हैं। इसीलिए ये डुओ आज इंडिया की फॉरेन स्टैंडिंग को इतनी ऊपर ले पहुंचा है। पीएम मोदी की टेन्योर में इंडियन फॉरेन पॉलिसी जिस तरह शेप कर रही है, उसमें डॉक्टर जयशंकर के इम्प्रिंट्स साफ नजर आते हैं। और ये केवल प्रेजेंट पीएम के केस में ही नहीं है। डॉक्टर जयशंकर ने अपनी स्किल्स से देश के बाकी प्राइम मिनिस्टर्स को भी बहुत अट्रैक्ट किया है। दोस्तों, असल में डिप्लोमेसी की दुनिया में अपनी पार्टी या आइडियोलॉजी से ज्यादा अपने देश का इंटरेस्ट मायने रखता है, और डॉक्टर जयशंकर के करियर की उपलब्धियां इस चीज को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करती हैं। दोस्तों, जब वो एक यंग आईआर स्कॉलर थे तब उन्हें एक बात हमेशा परेशान करती थी कि वेस्ट इंडियन डेमोक्रेसी, उसकी फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल स्टेज पर उसके राइटफुल प्लेस को इतना डिग्रेड क्यों करता है। उनको ऐसा लगता था कि इंडिया के सर्कमस्टेंसेस ने उसको इस क्रिटिसिज्म को इंटरनलाइज करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन वो ये होते हुए नहीं देख सकते थे। इसी कारण आज वो वेस्ट को इंडिया की राइटफुल पोजीशन रियलाइज कराने से कभी नहीं चूकते। साल 2022 उनके इस अप्रोच के न जाने कितने एग्जाम्पल से भरा हुआ है। कहा जाता है कि यूक्रेन वॉर उनके करियर का सबसे चैलेंजिंग फेज रहा है। इस फेज में इंडिया के ऊपर किस तरह का प्रेशर बनाया गया, इससे हम सब वाकिफ हैं। लेकिन हर बार की तरह डॉक्टर जयशंकर ने इस वॉर में भी वेस्ट की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हुए एक के बाद एक इंडिया पर लगे सभी एलिगेशंस को क्लीन बोल्ड किया। उदाहरण के लिए, जब यूएसए ने अपनी पूरी डिप्लोमेटिक एनर्जी के साथ इंडिया को कश्मीर इशू पर ह्यूमन राइट्स के लेक्चर दिए, उस समय उन्होंने यूएस को यह याद दिलाया कि ह्यूमन राइट्स केवल यूएसए का ही कंसर्न नहीं है। एक रिस्पॉन्सिबल और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने के नाते इंडिया भी यूएसए में यूएस की ह्यूमन राइट्स सिचुएशन का रिकॉर्ड रखता है। उसी तरह कुछ समय पहले अपने यूएस विजिट के दौरान उन्होंने यूएस मीडिया को यह इंसिस्ट किया कि उनको इंडिया के बजाय यूरोप से उनके ऑयल परचेज पर सवाल करना चाहिए, जो रशिया से आधे दिन में ही उतना ऑयल परचेज कर लेता है जितना इंडिया पूरे मंथ में नहीं कर पाता। उसी तरह प्रेजेंट पीएम लिज ट्रस जब कुछ महीने पहले फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में इंडिया आई थी, उस समय उन्होंने ये चीज साफ की थी कि इंडिया को उसकी ऑयल डील्स को लेकर शेम नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ ही समय में इंडिया इस लिस्ट में टॉप 10 में भी नजर नहीं आएगा। इसके अलावा जिस यूएनजीए मीटिंग की हमने इस वीडियो में शुरुआत से बात करी है, वो डॉक्टर जयशंकर के इस मिलेनियल सेवेज स्टाइल का एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल रही है। दोस्तों, हाल ही में हमने वेस्टर्न मीडिया की हिपोक्रेसी पर एक वीडियो पब्लिश की थी। इत्तेफाक की बात है कि इस विजिट पर डॉक्टर जयशंकर ने भी इस इशू को सीरियसली रेस किया। उन्होंने वॉशिंगटन में बैठकर यूएस मीडिया को क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा कि जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, जिस तरह वो अपनी जर्नी अपने तरीके से तय कर रहा है, ये वेस्टर्न नैरेटिव को पसंद नहीं आता है। क्योंकि जिन लोगों को लगता था कि वो इंडिया के कस्टोडियंस हैं, वो आज इंडिया के अंदर अपना ग्राउंड लूज कर रहे हैं। लेकिन अब वो सच्चाई को नहीं बदल सकते हैं, तो वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाकर इंडिया की इमेज को बाहर से बदलने की कोशिश करते हैं। इस इशू को आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारी उस वीडियो को आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। खैर, इस विजिट का दूसरा स्टार मूवमेंट वो रहा जब उन्होंने यूएस और पाकिस्तान की F-16 डील जैसे सेंसिटिव इशू पर बिना अपने वर्ड्स को मीन्स किए यूएस को करारा जवाब दिया। दोस्तों, असल में अमेरिका का कहना है कि वो इन एयरक्राफ्ट से पाकिस्तान के एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस को सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने इस चीज के रिटन एविडेंस दिए हैं कि इनका इस्तेमाल पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जम्मू एंड कश्मीर में एरियल अटैक्स करने के लिए किए हैं। यानी पाकिस्तान इन जेट्स का यूज आतंकवाद के अगेंस्ट नहीं बल्कि इंडिया के अगेंस्ट करता है। इसीलिए इन जेट्स की डील पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। साथ ही उन्होंने अमेरिका को इस बात पर भी गौर करने के लिए कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के इन रिश्तों से आज तक किसको फायदा हुआ है। यानी कुल मिलाकर इस विजिट में उन्होंने अमेरिका के ऊपर एक के बाद एक ट्रुथ बॉम्ब्स बरसाए। यूएस के साथ साथ इस विजिट में पाकिस्तान और चाइना भी डॉक्टर जयशंकर के निशाने पर रहे।
उन्होंने इन दोनों कंट्रीज का नाम लिए बिना उन्हें इशारों में ही समझा दिया कि यूं तो हर हाल में इंडिया हमेशा शांति के साथ खड़ा रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आतंकवाद या फिर इंडिया की इंटेग्रिटी के खिलाफ किसी भी साजिश को बर्दाश्त करने वाला है। तो दोस्तों, इस डिस्कशन से ये बात तो साफ हो जाती है कि डॉक्टर जयशंकर बोलते भले ही बहुत सॉफ्ट और पोलाइट मैनर में हों, लेकिन उनके पीछे उनके मैसेजेस उतने ही डिटरमाइंड और शार्प होते हैं। अपने वर्ड से ज्यादा अपने एक्शन से वो आज दुनिया को ये बता चुके हैं कि इंडिया को आज किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। इंडिया आज एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है। पिछले 75 सालों में इंडिया ने थ्राइविंग डेमोक्रेसी के रूप में अपनी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाया है, और आने वाले 25 साल में इंडिया की ग्लोबल पोजीशनिंग इस बात पर डिपेंड करेगी कि इंडिया अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को किस तरह लेवरेज करता है। इसलिए आज इंडिया को दूसरों को प्लीज करने के बजाय अपने इंटरेस्ट को फ्लरिश करने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी इंडियन फॉरेन पॉलिसी के महानायक डॉक्टर एस जयशंकर की। आप बताइएगा कि इस पूरी कहानी का आपका सबसे मनपसंद हिस्सा कौन सा था। और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में हमने आपको बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, क्रिटिकली एनालाइज द डिबेट बिटवीन जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिक्स। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। यार क्या चीज है ये, एक मसीहा, मतलब वाकई मुझे याद आता है प्रशांत धवन जी का एक वर्ड, वॉरियर्स हैं यार, ये तो वॉरियर्स हैं, ये वाकई इनको सेलेक्ट किया गया है अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से। मोदी जी हो गए, एल शंकर हो गए, नितिन जी हो गए, क्या लोग हैं, कितने हीरा लोग हैं ये लोग। मैं ये कहूँगा कि बड़े लोग इनके बारे में बातें कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इनकी चर्चा हो रही है, लेकिन ये है कि उसके पीछे ये नहीं देखते अक्सर, मतलब इनका जो बातचीत है वो बड़ा ही एग्रेशन देखा जा रहा है, मतलब है कि बड़े ही भ्रम से बात करते हैं, दो टोक बात करते हैं, और बड़े ही मतलब है कि किसी को खातिर में नहीं ला रहे। तो मैं थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करूं कि किसी भी कंट्री के हवाले से किसी भी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर का जुमला जो है वो बाकायदा देखा जाता है, पूरी दुनिया उसको देखती है, उन्होंने क्या बोला। तो इन्होंने अगर कोई ऐसे ऐसे लफ्ज़ यूज़ किए हैं, बाकायदा आंखों में आंखें डाल के बात की है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करके बात की है, बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के बात की है। अगर मैं ये कहूँगा तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये क्या आएगा, अगर मैं ये कहूँगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या मुझे ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, और कब कहना चाहिए। आपने देखा कौन से मंच पे कौन सा जुमला बोलूँ, कौन से मंच पे कौन सा जुमला बोलूँ, किस इंटरव्यू में क्या बोलूँ। जब भी यही देखा जाता है, यही कहा जा रहा है कि इन्होंने इंडिया की जो इमेज है बहुत ही बढ़िया लोगों के दुनिया के आगे पेश की है। पूरी दुनिया ने इस वक्त इंडिया को एक अलग नज़र से पहचाना, माना है, और एक तस्लीम किया है। और एक और बात कि अगर कोई शख्स आंखों में आंखें डाल के बात करता है तो हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, यार उस पर कोई दम है, पीछे उसके पावर है, वो कुछ है। नज़रें किसकी झुकती हैं, जो चोर होता है, जिसमें खोट होता है, जिसमें वीकनेस होती है, या जिसके पास कुछ नहीं होता है, या जो मजबूर होता है, या जो किसी के रहमो करम पे होता है। आप शहबाज शरीफ का जुमला, आप थोड़ा सा इस बात को, तो ऐसे शंकर जब कोई भी बात बोलते हैं तो मैंने देखा है वो भला की कॉन्फिडेंट में होते हैं, और बिला किसी खौफ, बिला किसी हिरास कि भाई जी इसका नतीजा ये निकलेगा, ऐसा ना हो हमारा दाना पानी बंद हो जाए। भाई सैंक्शंस लगा देता है ना अमेरिका, तो सैंक्शंस लगा देता है अमेरिका तो बड़ी टॉप चीज़ है, तो अमेरिका को ऐसे तो कोई बोल नहीं सकता, अमेरिका ने जो कह दिया वो करना ही करना है। लेकिन मैं हैरान परेशान हूँ इस बात को लेकर कि उनके फॉरेन मिनिस्टर उनको उसी टोन में जवाब देते हैं जिस टोन में वो सवाल करते हैं। दूसरी बात ये, जब भी वो कहते हैं, आंखें उठाते हैं या उंगली उठाते हैं इंडिया की तरफ कि आपके इंटरनल मसाइल ये हो रहे हैं, आपके साथ ये मसला हो रहा है, आपको तो ह्यूमन राइट्स की नहीं पड़ी है, आप तो इंसानियत की बिल्कुल भी वो नहीं कर रहे हो, परवाह नहीं कर रहे हो, आपके यहाँ तो फसादात हो रहे हैं, तो वो फ़ौरन कहते हैं कि भाई यूरोप में भी बड़े फसादात हो रहे हैं, हम सब पे नजर रखते हैं, हमें पता है कि आपके भी फंडे चल रहे हैं, आपके भी मामला चल रहे हैं। तो यूरोप जो है ना वो कहता है ना जैसे कि मेरा मसला है वो सबका मसला नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरह जो हमारा मसला है, जो हमारे मामला हैं वो हमारे मामला हैं, हम उसको मैनेज कर लेंगे, हम चाइना के साथ अपनी चीज़ें मैनेज कर लेंगे, हम पाकिस्तान के साथ अपनी चीज़ें मैनेज कर लेंगे। आपको याद होगा प्रशांत धवन जी ने बताया था
कि एक वीडियो में वो बता रहे थे कि जब पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन हुई थी और जब इनसे बात की चीत की गई थी कि यार थोड़ा सा आप सॉर्ट आउट करवाएं, थोड़ा सा आप साथ दें, तो इन्होंने कहा था यार ट्रेड करो, अच्छे हालात कायम करो, अच्छे मामलात करो, यार क्या लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो, उन चीज़ों को दूर करो। तो मतलब वो थोड़ा सा बहुत स्लाइटली सा आंसर देकर, बहुत तसल्ली बख्श आंसर जो उनको लगता था दे दिया है, वो देकर साइडलाइन हो गए थे, यानी उन्होंने कोई खास रुझान नहीं दिखाया। तो इसी तरीके से अब एस जयशंकर कहते हैं कि हमारे जो भी मामला हैं, हम क्रूड ऑयल लें, हम कुछ भी करें, जब यूरोप क्रूड ऑयल लेता है तो हम तो उसके ऊपर सैंक्शन नहीं लगाते, हम तो उससे सवाल नहीं करते। और अगर इतना ही गलत है, हमारा लेना इतना गलत है, तो फिर यूरोप का लेना भी उतना ही गलत है, फिर आप उसको भी रोको। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे लोगों के लिए, हमारी जनता के लिए जो अच्छा होगा, जो बेहतर होगा, जो बेस्ट होगा, वो करेंगे। मुझे जो बेसिकली डेफिनेशन समझा दी अजय शंकर जी ने, वो ये समझा दी कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये है कि आप अपना पक्ष रखो, लेकिन इस चीज़ को नेगलेक्ट मत करो कि आपके लोगों का, आपके कंट्री का जो मफाद है वो सर पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे कहूँगा कि आप एस जयशंकर जी आपके सामने बैठे हुए हैं, तो आप उनसे कोई एक सवाल करना चाहें। मैं अजय शंकर जी को बहुत ही जीनियस इंसान मानती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास हर सवाल का जवाब है, उनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। उनके पास शायद कोई जादू की छड़ी है जो वो घुमाते हैं और सब ओके हो जाता है और ओके ओके कर देते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि हमारे मुल्क में जो क्राइसिस आए हुए हैं, हमारे मुल्क में जो मामला हुए हैं, हमारे मुल्क की जो तरक्की रुक गई है, हम एक जगह जो स्टक हो गए, इसमें सुधार कैसे लाएंगे, इसको सुधार कैसे करें। और एक और बात मैं पूछना चाहूँगी कि हम पॉलिटिशियन से, अपने लीडर से कोई उम्मीद नहीं कर सकते, आवाम और जनता का क्या स्टेप होना चाहिए अपने मुल्क के लिए कुछ करने का। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। तो ये एस जयशंकर जी जवाब दे देंगे, कमेंट्स में लिख के। अगर एस जयशंकर जवाब देंगे तो मेरी तो हालत होगी, आंखों में तेरी। हम मेरे से भी सवाल पूछ लें, मेरे से भी सवाल पूछ। सीरियसली मैं क्या सवाल पूछूं? मैं सवाल क्या? एस जयशंकर रिप्लाइड। मैं क्या सवाल पूछूंगा? आप क्या सवाल पूछिए? मैं ये सवाल पूछूंगा कि यकीनन इनकी जो जॉब है, इनकी जो ड्यूटी है, इनका जो मतलब धर्म है, वो एक फॉरेन मिनिस्टर का है। पूरी दुनिया को ये देख रहे हैं, लेकिन सबसे पड़ोस में पाकिस्तान है। तो कहीं ना कहीं ये 75 साल हो गए, हम अभी तक कहीं बैठ नहीं पाए, हमारी जो मामलात हैं कहीं एंड नहीं हो पाए। तो ये क्या देखते हैं कि क्या ये बस ऐसे ही 150 साल के दोनों कंट्री हो जाएंगे? क्या ऐसे ही होगा? मतलब क्या आप चाहते हैं कि इसका एंड पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे चाहता नहीं। मैं एक सवाल है कि क्या इसको आप आगे चल के 10, 15, 20 साल बाद अच्छा, क्या देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा या क्या आपने सोचा हुआ है? मैं उनका थोड़ा सा समझ गई एक दो वीडियोस देखकर। उन्होंने पाकिस्तान को इग्नोरिंग मोड पे लगा दिया। चाइना से फिर भी उनका लेन देन है, फ्लाइट मोड पे लगा दिया, इग्नोरिंग मोड पे, मतलब फ्लाइट मोड जो मोबाइल का। अब वो ये कहते हैं ना हम पाकिस्तान के अच्छे में ना हमें ट्रेड करनी है, ना हमें कोई मामला करने हैं, ना हमें उनसे नेगोशिएट करना है, ना बातचीत करनी है, हमें कुछ नहीं करना। हम अपनी तरक्की पे फोकस करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। और जो देश हमारी तरक्की में हमारा साथ देंगे, ये जो देश, जिन देशों की हमें ज़रूरत है और जिन्हें हमारी ज़रूरत है, हम उनका साथ देंगे। शायद पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ एक इगोइस्टिक प्रॉब्लम है। बिल्कुल ठीक ऐसा है, ही वो है। अपनी ईगो को सबसे पहले रखते हैं और बेशक रखते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस को हमने अक्सर देखा है, वोट बैंक के लिए, अपनी सियासत के लिए उन्होंने हमें छोड़ दिया, उन्हें हमें खत्म कर दिया। दूसरी बात ये, इंडिया के हवाले से एक बात बहुत मशहूर है, आप हैरान होंगे, परेशान होंगे ये जानकर कि जब दूसरे देश तरक्की करते तो वो सिर्फ उस देश की तरक्की होती है, लेकिन जब इंडिया तरक्की करता है ना, जैसे चाइना को ले लें, चाइना सिर्फ अपना मफाद देखता है, चाइना सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है, चाइना सिर्फ देखता है मुझे कहाँ से खाने को मिल रहा है, मैं वहाँ से खाऊँ, किडनियाँ बेच के खाऊँ, लेकिन खाऊँ। लेकिन इंडिया जब तरक्की करता है या इंडिया जब चीज़ें सोचता है, या इंडिया की जब पॉलिसीज बनती हैं, तो सिर्फ इंडिया की नहीं होती है, वो पूरी दुनिया को आगे लेके जाना चाहते हैं, एशिया को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो मुझे ये बहुत खास बात लगती बिल्कुल है। ऐसा ही है। आपसे एक सवाल पूछा था, एक सवाल मैंने पूछा था, उसके बाद आप दोबारा से शुरू हो गए कोई थे। बात नहीं, मैं जज्बाती हूँ ना इनको तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।